रांची से मीनाक्षी ने पूछा है कि मेरे ट्विंस बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही मैरिजेबल एज में हैं। वो दोनों ही अपने काम में बिजी रहते हैं। उन दोनों के लिए मैच ढूंढने का काम मुझे ही करना है। मुझे काफी उलझन लग रही है इस काम में। मैं अपने बच्चों को गाइड भी करना चाहती हूँ कि वो कैसे ढूंढें लाइफ पार्टनर, और शादी करने के लिए क्या बात करें, कैसे करें। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि हम पेरेंट्स को बात करनी चाहिए या बच्चे ही बात करें तो बेहतर होगा। प्लीज मेरी हेल्प करें। हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से। मीनाक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पहावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। देखो सुमिता, वैसे तो आजकल काफी तरीके हैं जिससे लोग अपने लिए या कई माँ बाप अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। जैसे शादी.com है या जीवन साथी। और भी कई वेबसाइट्स हैं, डेटिंग एप्स हैं, और कई ऑफिसेज भी हैं जहाँ रजिस्टर करा के लोग अपने मनपसंद साथी को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा भी तुम अपने जान पहचान के लोगों से भी कह सकते हो कि वो बताएं अगर कोई ऐसा कैंडिडेट दिखे तो। और तुम्हारे खुद के सर्कल में भी तुम बात कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दी गई तो पछताना पड़ सकता है। अक्सर लड़के लड़कियां कह देते हैं कि ये तरीका तो सही नहीं है कि लड़के वाले या लड़की वाले देखने आए, और फिर जो सीन बनते हैं उनसे उनको उलझने होती हैं। पर उन्हीं से पूछो कि फिर क्या तरीका हो सकता है इसके लिए, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। खैर, अब तो ज्यादातर ऐसा भी होने लगा है कि लड़का और लड़की आपस में दो चार बार मिलने के बाद जब सिग्नल देते हैं कि हाँ, हमें ठीक लग रहा है, तभी पेरेंट्स से के आपस में मिलने की बात आती है। लेकिन कई बार काफी ज्यादा लड़कों से या लड़कियों से भी मिलना पड़ जाता है, तो बच्चों को परेशानी होने लगती है। बच्चे टाइम ही नहीं लगाना चाहते। वो अपनी ब्राइडल ड्रेस चूज करने में काफी टाइम लगा देते हैं, जो सिर्फ एक ही दिन पहननी होती है। और तुम कुछ भी पहनो, उससे तुम्हारा जीवन सुखी या दुखी नहीं हो जाता। लेकिन जिससे तुम्हारा आगे आने वाला जीवन अफेक्ट होने वाला है, उस इंसान को ढूंढने में तुम उतना भी वक्त नहीं लगाना चाहते। बात तो सही है आपकी। अगर ऐसे ही बाई चांस उन्हें अपने स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस पर कोई पसंद आ जाए तो अलग बात है। नहीं तो उन्हें इस काम के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल लगता है। वो सारे कामों के लिए वक्त निकालते हैं, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, पार्टीज में जाने के लिए, घूमने जाने के लिए भी। लेकिन इसी काम को सबसे पीछे रखते हैं बच्चे, जबकि ये काम सबसे जरूरी काम है उनके आगे आने वाले जीवन के लिए। इसीलिए आजकल पेरेंट्स को यही लगता है कि ये बच्चे अपने लिए खुद ही रिश्ता ढूंढ लें तो ज्यादा बेहतर है। देखो, इस मामले में कोई सेट नॉर्म्स फॉलो किए ही नहीं जा सकते। ऐसा कोई नियम नहीं है कि बच्चे खुद चूज करेंगे तो बेहतर होगा, या लव मैरिज अरेंज्ड मैरिज से बेटर है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए हर तरह से एक्सप्लोर करने की जरूरत है। देखिए, अगर हमें एक घर भी खरीदना हो तो हम कितना टाइम और मेहनत डालते हैं उसमें। पहले से सोचते हैं, प्लान करते हैं कि कैसा घर लेना है, किस सिटी में लेना है और किस एरिया में लेना है। फिर वहां एक्सप्लोर करते हैं। 10 15 या 20 घरों को देखने के बाद बहुत मेहनत मशक्कत करके ही हम किसी घर को फाइनल करते हैं और तब जाकर खरीदते हैं। फिर ये तो मामला लाइफ पार्टनर ढूंढने का है। आगे का जीवन आपका इसी बात पर निर्भर करता है कि आप किसको अपना जीवन साथी बनाते हैं। मैंने देखा है कि कई बार बच्चे पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ढूंढे उनके लिए पार्टनर, और कुछ पेरेंट्स बच्चों पर छोड़ देते हैं कि तुम खुद ही ढूंढ लो अपने लिए पार्टनर। इस बारे में एक प्रश्न भी आया है। 28 साल की आशना ने पूछा है कि मुझे अपने ऑफिस में कई बार कोई लड़का अपने लिए सूटेबल लगता भी है तो बीइंग अ गर्ल मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती है बात शुरू करने में, और क्या बात की जाए ये भी समझ में नहीं आता। तो शांति जी, आप क्या कहेंगी आशना को? असल में ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि सिर्फ लड़के ही लड़की को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कोई लड़का तुम्हें अप्रोच करता है, वैसे ही तुम भी किसी को अप्रोच कर सकती हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जो तुम्हें शादी करने के लिए सूटेबल लगता है, तो तुम भी आगे बढ़कर पूछ सकती हो उससे
कि क्या तुम्हारे तुम्हारे क्या प्लान्स हैं शादी के बारे में। क्या तुम इस बारे में बात करना चाहोगे? मैं तो आजकल सेटल होने का सोच रही हूँ। उस लड़के की भी जरूरत है, तुम्हारी भी जरूरत है। तो तुम क्यों नहीं बात कर सकती? ज्यादा से ज्यादा वो ना ही तो कह देगा, तो कोई बात नहीं। तो तुम्हें उसके हर तरह के रिएक्शन के लिए तैयार रहना होगा। कोई तुम्हें ठीक लगे तो तुम भी बात कर सकती हो। तुम कह सकती हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए खोज रहे हैं, सो व्हाई कांट वी कंसीडर ईच अदर। तुम्हारे मन में अपने पार्टनर के लिए क्या क्राइटेरिया है और मेरे मन में क्या क्राइटेरिया है, इस बारे में बात कर लेते हैं। नहीं जची बात तो कोई बात नहीं। वो कह सकता है कि मेरे तो माँ बाप ही तय करेंगे, या मैं इंटरकास्ट नहीं कर सकता, या मैं तो ऐसी ऐसी लड़की चाहता हूँ। तुम जॉब करती हो तो वो कह सकता है कि मुझे तो जॉब वाली नहीं चाहिए, या उल्टा भी कह सकता है। नहीं बात बनी तो कोई बात नहीं। एक ये ट्रेंड भी काफी सालों से चल रहा है कि लड़के लड़कियां बहुत बार मिलना चाहते हैं डिसीजन लेने से पहले। आपके अनुसार इसका कोई फायदा है भी? आपको क्या लगता है? देखो, एक बार को जब तुम किसी को कंसिडर करने के लिए फाइनल करते हो, तो उसके बाद तो लड़का और लड़की की आपस में मीटिंग करना ही तो तरीका हो सकता है एक दूसरे के बारे में जानने का। पर वो मीटिंग्स करना भी तभी यूजफुल है अगर तुम क्लियर हो कि तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हो, और क्या जानना इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, पहले क्या किया हुआ है, आगे क्या करना है, उसकी जॉब वगैरह के बारे में। जो भी तुम्हें जानना है उससे खुलकर पूछो। इन सब बातों को जानने में ही उसकी समझ का, उसके व्यवहार का भी पता लग जाता है। ऐसी उसकी समझ सामने आने लगती है। हम किसी से भी बात करते हैं बिजनेस के बारे में, फैमिली के बारे में, या इंटरेस्ट के बारे में भी बात करें, या उसके फ्यूचर की प्लानिंग का पूछें, तो उसी में पता लगता है कि वो कैसे बात करता है या करती है। और उसके बात करने के तरीके के अलावा उसका व्यवहार भी सामने आने लगता है। अगर पहली मीटिंग में कुछ जच जाए, या कम से कम ऐसा कुछ ना दिखे जिससे जिसके बेसिस पर तुम उसे रिजेक्ट कर सको, तो फिर दूसरी और तीसरी मीटिंग्स की जा सकती हैं। तो आपके अनुसार 2 या 3 मीटिंग्स काफी हैं डिसीजन लेने के लिए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। अगर उसका बिहेवियर, उसकी बातें तुम्हें जच रही हैं, तो फिर आगे से आगे मीटिंग्स तो की जा सकती हैं। और बातों बातों में तुम पूछो उससे कि उसके फ्रेंड्स कौन है, क्या करते हैं, कब से दोस्ती है, क्या दोस्तों के साथ फाइट भी होती है, या अपने बहन भाई या मॉम डैड के साथ कभी कोई इश्यूज आते हैं, अगर आते हैं तो वो कैसे हैंडल करते हैं। उसके काम के बारे में भी पूछो। पूछो कि क्या वो काम को एंजॉय करता है या प्रेशर में रहकर काम करते हैं। हो सकता है वो कुछ बताए, कुछ ना बताए, वो उसकी फ्रीडम है। पर इससे तुम अंदाजा लगा पाओगे कि वो कुछ छुपाता है या सब बताता है। या फिर तुम्हारा खुलकर पूछना उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसकी तरफ से कोई ना कोई ऐसा जेस्चर मिल ही जाएगा। इन्हीं बातों से तो तुम उसके व्यवहार के को सामने लाओगे। इन्हीं बातों से तो तुम देख सकोगे कि वो फ्रेंडली नेचर का है या कंट्रोलिंग नेचर का है। उसके बाद तुम एक दूसरे को अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताओ और पूछो भी। और जो भी शादी के लिए जरूरी टेस्ट है उन्हें कराओ और एक दूसरे को रिपोर्ट्स दिखाओ। ये काम बहुत जरूरी है। और जहां तक नंबर ऑफ मीटिंग्स की बात है, तो उसके लिए कोई भी नंबर फिक्स नहीं किया जा सकता कि कम से कम इतनी मीटिंग्स करना तो जरूरी है ही, या इससे ज्यादा मीटिंग्स तो नहीं करनी चाहिए। ये तो जैसे जैसे बातें होती हैं तो एक पॉइंट आता ही है कि बस ये ठीक है, अब और मिलने की जरूरत नहीं है। या पॉइंट आता है कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए आगे नहीं मिलना। एक प्रॉब्लम मैंने ये भी देखी है अपने आसपास कि शादी के बाद पता चलता है कि स्पाउस ने तो अच्छे खासे अमाउंट का लोन लिया हुआ है। उसके पास तो अपने खर्चने के लिए कुछ खास बचता ही नहीं, और यही लड़ाई का मेन मुद्दा बनता है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखो, पैसे की कमी तुम्हें हर रोज क्लेश में ले जाएगी। रोज रोज तुम सोचोगे सोचोगे कि ये खरीदें या ना खरीदें, बच्चे भी पैदा करें या ना करें, बच्चे को किस स्कूल में भेजें, किसी को कितने का गिफ्ट दिया जाए। सब कुछ ही तो पैसों पर डिपेंड करता है। इसलिए ये पूछना बहुत जरूरी है कि उसने कोई लोन तो नहीं लिया हुआ। अगर लिया है तो कितना, और किस लिए लिया गया था, और रीपेमेंट का क्या स्टेटस है। देखो, अगर आप किसी जॉब में हैं और आप लोन लेकर कुछ भी करते हैं, तो ये डिजास्ट्रस है।
अगर आप एक बार लोन ले लेते हैं तो फिर आपको जॉब पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोन ले रखा होता है। कई बार फिर कोई ऐसा बॉस आ जाता है जिसके साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, और कितने कितने लोग तो कंपनी से निकाल भी दिए जाते हैं। तो अगर आपने एक बार लोन ले लिया तो फिर नौकरी ही छूट गई तो क्या करोगे? इसलिए ये लोन लेकर के कुछ भी करना, वो भी शादी से पहले ही या शादी के शुरू शुरू में ही, मुश्किल में डाल सकता है। अब ये पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं और लड़का लड़की भी आपस में पूछ सकते हैं। शादी के बाद और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके साथ साथ ये एडिशनल कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल लिविंग के लिए पैसे ही काम आते हैं। लोन लेने से अपने सुविधाजनक जीवन को खतरे में डाल रहे होते हो। इस तरह से तुम हमेशा टंगे ही रहते हो आगे से आगे। तुम्हें पता ही नहीं क्या होने वाला है, जैसे कौन सा एक्सीडेंट हो जाए या कौन सी बीमारी आ जाए और पैसों की जरूरत पड़ जाए। चलिए शांति जी, ये तो हो गई फाइनेंसिस की बात। अब आते हैं इस बात पर कि हर कोई गुड लुकिंग पार्टनर ही चाहता है। आपके हिसाब से सुंदरता या स्मार्टनेस को कितनी वेटेज दी जाए? वैसे तो बहुत ही नेचुरल है, नॉर्मल है कि हम सब कूल लुकिंग, बेटर लुकिंग पीपल के साथ ही एसोसिएट होना चाहते हैं। पर इस चीज के लिए परेशान होना ना समझियो, क्योंकि लुक्स कुछ खास मैटर नहीं करते। मैटर करती है तुम्हारी समझ और तुम्हारा व्यवहार। मैटर ये करता है कि तुम एक दूसरे की कंपनी कितनी एंजॉय करते हो। अच्छे दिखने का होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर अच्छे लगोगे, पर अगर अंदर तुम्हें मजा ना आया तो क्या फायदा? कोई स्मार्ट बहुत है लेकिन हेल्दी नहीं है, फिर लगेगा कि स्मार्टनेस का क्या करें। पर कोई कम स्मार्ट है लेकिन हेल्दी है तो वो हमें अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ साथ लुक्स भी एक फैक्टर तो हैं, पर इससे कुछ होता नहीं है। स्मार्टनेस एक तरह से डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि वो मेरा भतीजा है, वो 5 फुट 6 इंच का है, पर मेरा बेटा 5 फुट 11 इंच का है, तो वो बहुत बड़ा लंबा सा लगता है। तो बस ये ऐसा है, वो वैसा है। तो नजर तो जाती ही है कि ये सुंदर है, इसकी आंखें बड़ी हैं, ये गोरी है या सांवली है, पर ये आपको ऊंचा या नीचा नहीं बनाता। बेसिकली ये एक इंफॉर्मेटिव बात है। जैसे कि किसी पार्क में जाओ तो इंसान एक सुविधाजनक और दिखने में सुंदर सी जगह ढूंढता है बैठने के लिए, लेकिन व्यक्ति के संबंध में तो ये सतही बात है। जैसे खाने की कोई प्लेट है, तो बहुत सुंदर हो सकती है प्लेट, लेकिन मैटर फिर भी खाना ही करता है। एक साफ प्लेट है और खाना अच्छा है तो काफी है। ऐसे एक बंदा स्वस्थ है, नीट एंड क्लीन भी है, तो हमें वो बुरा नहीं लगेगा। हाँ, इन बातों का रोल सर्टेन जॉब्स के लिए तो है। जैसे कि अगर कहीं टीवी में एंकर बनना है, या कोई सेल्स की जॉब है, या रिसेप्शनिस्ट है, या एयर होस्टेस है, तो वो चाहते हैं कि जिनकी लुक्स अच्छी हो तो ज्यादा अच्छा है, ये उनकी चॉइस हो जाती है। अदरवाइज और कोई मतलब नहीं है इन बातों का। किसी डॉक्टर से या सर्जन से आपने ऑपरेशन करवाना है तो आप सोचते ही नहीं हो कि वो बहुत स्मार्ट है, कि गुड लुकिंग है या नहीं है। कहीं भी अगर कपड़ा बढ़िया मिलता हो तो आप कहाँ देखते हो कि ये शोरूम अच्छा है, बड़ा है, या कोई छोटी सी दुकान है। आपको कपड़े की पहचान है तो आप कहीं से भी कपड़ा पहचान कर खरीदेंगे। कोई चीज जीवन उपयोगी है तो फिर लुक कहाँ मैटर करती है। ऐसी अगर किसी का व्यवहार अच्छा है तो उसका व्यवहार अच्छा होना एक उपयोगी बात है, लेकिन स्मार्टनेस का एज सच कोई उपयोग नहीं है। मैं समझ गई आपकी बात कि किसी का स्मार्ट पति है या किसी की पत्नी स्मार्ट है तो उससे उसको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। देखा जाए तो जीवन में उसका क्या उपयोग है, या फिर संबंधों में भी इसका क्या उपयोग है। इंसान किसी लंबे आदमी से शादी करके हर वक्त इस भाव में नहीं जीता कि मेरा हस्बैंड तो लंबा है। मन का भाव तो एक दूसरे के प्रति बिहेवियर पर डिपेंड करता है। मन में तो बिहेवियर ही हर वक्त सरफेस पर रहता है, और मन इस भाव में जीता है कि मुझे सामने वाले का व्यवहार अच्छा लग रहा है या बुरा। अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच हो या हो 5 फुट 1 इंच, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं जो बोलती हूँ अगर मेरा बोला अच्छा नहीं लगता तो सामने वाले को मेरे से बात करना या मिलना अच्छा नहीं लग सकता। बिल्कुल, कोई बहुत स्मार्ट है तो इस बात का संबंधों में कोई उपयोग है ही नहीं। संबंध वहां बन पाते हैं जहां मन की बातें होती हैं, जहां हम एक दूसरे का भाव समझते हो। अगर दूसरा आपकी बात समझना तो दूर सुनता ही नहीं, तो क्या करोगे उसकी स्मार्टनेस का? किसी की स्मार्टनेस का मन के आराम से कोई लेना देना नहीं है। लुक्स बहुत ही स्टार्टिंग की बात है बस। अल्टीमेटली मैटर ये करने लगता है कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है।
तुम बोलते क्या हो, बोलते कैसे हो, तुम्हारा व्यवहार और बातों में कितनी इंटेलिजेंस है, ऑनेस्टी है। हाँ, अगर बाकी जरूरी बातों के साथ साथ तुम्हारी सर्च किसी ऐसे बंदे पर पूरी होती हो जो स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम किसी अगली लुकिंग को ही चूज करो। अगर बाकी सब कुछ के साथ साथ तुम्हें कोई स्मार्ट बंदा मिल रहा है तो वेल एंड गुड, व्हाई नॉट। पर कहीं ऐसा ना हो कि स्मार्ट लुक को फोकस बनाकर सिर्फ स्मार्टनेस पर ही ध्यान देने के चक्कर में बाकी बातें तुम इग्नोर ही कर दो। सही कह रही हैं आप। अगर ऐसा करोगे तो यू विल मिस आउट समथिंग इम्पोर्टेंट। और ऐसे ही कुछ और भी बातें हैं जिन्हें वैल्यू देने से लाइफ में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होता नहीं। जैसे कि ये बात सोचने वाली तो है कि किसी बड़ी सिटी में शादी करनी चाहिए या कहीं छोटे शहर में भी शादी की जा सकती है। पर डिसीजन लेने में इस बात को किस रेशो में वेटेज दी जाए, इस बारे में और भी ऐसे ही कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में।